जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, तथा मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि कैसे उत्तर दिया जाएगा। आज गतांक से आगे का हम चर्चा करेंगे विधि प्रश्न पत्र तृतीय सन 2016 का। इसके बाद सिर्फ 2018 का जो 3 पेपर हुए थे वही बच जाएगा और ये पूर्ण हो जाएगा। बीच में समय मिलेगा तो हम अन्य विषयों पर भी, जैसे प्रोसीजर लॉ में सीपीसी बचा है, कुछ एविडेंस के भी मैटर बचे हैं, कुछ आपके सीआरपीसी के मैटर बचे हैं, तो उन सब पे भी मैं चर्चा करूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से और जो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। समय न गंवाते हुए आते हैं विषय पर। क्वेश्चन नंबर 1A है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12C1 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की कार्रवाई में पुनः मतगणना का आदेश देते समय विहित प्राधिकारी को किन बिंदुओं बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, धारा 12C क्लास 1 जो है पंचायत राज अधिनियम में, उसी में ही ये कहा गया है कि यदि कोई ऐसा निर्वाचन हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, यानी कि भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो नाम निर्देशन पत्र को जो है अनुचित रूप से ग्रहण कर लिया गया है, या घोर अनियमितता कोई, जैसे इसके जो नियम बनाए गए हैं पंचायत राज अधिनियम के या इससे संबंधित कोई नियम बनाए गए हैं उसमें घोर अनियमितता या कोई जो है घोर चूक किया गया है उसके पालन करने में, तो उसकी जो है समीक्षा कर सकता है और विहित प्राधिकारी जो है इसको ध्यान में रखते हुए पुनः मतगणना का आदेश दे सकता है। इससे संबंधित कुछ केस लॉ है उसको हम लोग देख लिया जाए। बेयर प्रोविज़न जो है, जो धारा 12(1)C है, C का 1 है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हमने चर्चा भी किया था अपने पूर्व के वीडियो में। केस लॉ का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कमला देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2009 का मामला है। इसमें कह रहा है कि मतों की पुनर्गणना को निर्देशित करने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी को निम्नलिखित 3 बातों की जांच करनी होती है। पहला है, मतों की पुनर्गणना के लिए प्रार्थना में विनिर्दिष्ट अभिवचन होना चाहिए। दूसरा है, निर्वाचन अधिकरण के समक्ष अभिलेख पर आवश्यक साक्ष्य लाए जाने चाहिए। और तीसरा है, निर्वाचन अधिकरण का यह समाधान होना चाहिए कि मतों की पुनर्गणना के निर्देश के लिए प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है। इन तरीके से यदि कोई बात रखी जाती है तो उसका पुनर्मतगणना हो सकता है। पुनः धर्मेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी सन 2008 का मामला है। इसमें कहा गया था कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निकाले गए किसी निष्कर्ष के बिना वोटों की पुनर्गणना का आदेश मात्र संदेह के आधार पर पारित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद शशिकला पटेल बनाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बिंद की जिला फतेहपुर का मामला है सन 2000 का। इसमें कहा गया कि जहां मतों की पुनर्गणना के लिए चुनाव याचिका में पुनर्गणना के लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं किया गया था और साथ ही विहित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विवाद्यक भी विनिश्चित किए गए थे, वहीं न्यायालय ने निर्धारित किया कि विधि की दृष्टि में अपेक्षित आदेश न्यायपूर्ण नहीं था और तदनुसार आदेश अपास्त कर दिया गया और विहित प्राधिकारी को मामले को नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए निर्देशित किया गया। पुनः ओम प्रकाश उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यूपी का सन 2008 का मामला है। इसमें कहा गया कि विहित प्राधिकारी ने पाया कि उपयुक्त बैलेटों की संख्या और गिने गए बैलेटों की संख्या समुचित रूप से स्पष्टीकृत नहीं की गई थी और निर्वाचन अभिलेख को भी समुचित रूप से नहीं रखा गया था। इन तथ्यों की दृष्टि से विहित प्राधिकारी ने मतों की पुनर्गणना को आदेशित किया। उक्त आदेश को रिट याचिका में बनाए रखा गया था। तो इस तरीके से जो कुछ भी है केस लॉ में कहा गया कि आधार होना चाहिए, बिना आधार के पुनर्मतगणना कराना एक न्यायोचित कार्य नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1B देखा जाए। ये कह रहा है कि विवेचना कीजिए, पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1)G के अधीन विचाराधीन कार्रवाई में ग्राम पंचायत के प्रधान की पदावधि समाप्त हो जाती है। क्या कार्रवाई जारी रहेगी या रोक दी जाएगी? यदि रोक दी जाती है तो क्षति, नुकसान या धन या संपत्ति के दुर्विनियोग को गांव सभा द्वारा कैसे अनिश्चित और वसूली जा सकती है?
देखिए ये दो सेक्शनों को ये टच कर रहा है, एक तो धारा 27 को टच कर रहा है और इसमें एक खुद ही लिखा है धारा 95(1)(g), जो कि राज्य सरकार के वाहन नियंत्रण से संबंधित धारा है। वहाँ ये कहा गया है कि यदि कोई ग्राम पंचायत है या ग्राम पंचायत का न्याय पंचायत है या कोई ग्राम पंचायत का सदस्य है या कोई ग्राम पंचायत का प्रधान है या कोई न्याय पंचायत का सदस्य या सरपंच है, इस तरीके का अगर जो कोई भी कार्य किया जाता है उसको तो किसी प्रकार का दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया जाता है तो उसके पद को समाप्त करने की व्यवस्था की गई, यानी कि उसको तुरंत उस पद से हटाया जा सकता है और हटाने के बाद उसका जांच किया जाएगा और जांच करने के पश्चात यदि पाया जाता है कि सही है मामला तो उसको हटा दिया जाएगा। उसमें जो ग्राउंड दिए गए हैं जिन आधारों पर हटाने की हमने चर्चा भी किया है पूर्व के वीडियो में। धारा 27 में ये कहा गया है कि ज्यों ही उसको हटाया जाता है तो हटाने के बाद अब एक जो केस है उसको देख लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इंदू देवी बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चित्रकूट 2006 का मामला है। कह रहा है कि प्रश्न यह था कि धारा 95(1)(g) के परंतु के अधीन प्रधान के दोष के मात्र प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के आधार पर अधिभार आदेश पारित किया जा सकता था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। धारा 95(1)(g) के अधीन अंतिम जांच की जानी होती है। अतः जहां जांच के लंबित रहते प्रधान की कालावधि समाप्त हो जाती है, धारा 27 के अंतर्गत अधिभार के लिए दायी बनाने हेतु जांच रोका नहीं जाएगा और जांच आगे जारी रह सकेगा। मतलब कोई भी अधिभार से संबंधित, चाहे उसको धारा 95(1)(g) के तहत उसको हटाया गया हो या उसका कार्यकाल ऐसे समाप्त हो रहा हो। 27 जो है धारा 27 वो दोनों मामलों में लागू होता है कि उस पद के दौरान यदि किसी प्रकार का घोर ऐसा जो है औचार किया गया है, मतलब जो उसकी जो क्षति हुई है और क्षति का ये प्रत्यक्ष परिणाम है, इनकी जो एक्टिविटी है उसके वजह से हुआ है, यानी कि इनके उपेक्षा या औचार के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप यदि हानि हुई है, चाहे वो प्रधान के वजह से हो, चाहे सदस्य की वजह से हो, चाहे सरपंच की वजह से हो, चाहे भूमि प्रबंधक समिति का कोई मेंबर हो, चाहे वो सहायक सरपंच हो, जो भी हो, जिस व्यक्ति का है, तो धारा 27 में बताया गया है कि उस व्यक्ति से वसूल नहीं होगा। उसमें परंतुक भी है कि एक परंतुक ये है कि जो कुछ भी ये मामला है 10 साल के भीतर यदि नहीं उठाया जा रहा है तो बाद में नहीं उठाया जाएगा, या जो पद पे उनके बने हैं पद से जो ही उनको पदच्युत किया जाता है तो पद समाप्ति के 5 साल के भीतर होना चाहिए। और इन बातों का निष्कर्ष कौन निकालेगा कि उन्होंने औचार किया है कि नहीं किया है, मतलब उसका उनके घोर उपेक्षा या औचार के परिणाम स्वरूप हानि हुई है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो विहित प्राधिकारी जो है इस बात का लिखित रूप में जिला मजिस्ट्रेट को बताएगा और जिला मजिस्ट्रेट इस बात का डिसाइड करेगा कि वाकई में इन्होंने किया है कि नहीं किया है। और जो कुछ भी नुकसान हुआ है इनका भू राजस्व के वसूली के जैसे होती है वसूली, उस तरीके से वसूली किया जाएगा। तो ये प्रक्रियाएँ हैं उसमें। तो धारा 95(1)(g) को भी देख लिया जाएगा और धारा 27 को भी देख लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड जो है धारा 81 है जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में है, वहाँ भी इसी प्रकार का हूबहू वही प्राविधान है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1C है। देखिए क्वेश्चन तो है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत शार्ट में दिया जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि भूमिधरी अधिकारों की घोषणा के लिए 1/9/2015 को राजस्व न्यायालय में वाद संस्थित किया जाता है। वाद में व्यादेश भी जारी किया जाता है कि कब्जे के संबंध में पक्षकारों द्वारा यथा स्थिति बनाए रखा जाए तथा संपत्ति का न तो अन्य संक्रमण किया जाए न ही किसी ढंग से प्रकृति में बदलाव किया जाए। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2)(a) के अंतर्गत 10/9/2016 को विज्ञप्ति जारी हुआ कि जहां विवादित भूमि है वहां चकबंदी कार्रवाई के अंतर्गत आ गया है। प्रतिवादी के घोषणात्मक वाद के अतिरिक्त शाश्वत व्यादेश के लिए एक अन्य कार्रवाई सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित थी, जहां वह वादी था और उसी भूमि के संबंध में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के विज्ञप्ति जारी होने के से घोषणात्मक वाद की कार्रवाई स्वतः उपशमित हो गई। विवेचना कीजिए कि क्या प्रतिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में लिए गए तर्क के संबंध में कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 5(2) में अंतर्विष्ट प्रावधान लागू होंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और विश्लेषणात्मक है।
जब हम लोग जो चकबंदी अधिनियम की धारा 5 पढ़ते हैं तो उसमें प्रभाव की बात कही गई है, और प्रभाव में एक बात ये भी कहा गया है कि ज्यों ही यहाँ कोई चकबंदी लागू होता है तो चाहे वो विचारण कहीं चल रहा हो, चाहे अपील हो या पुनरीक्षण हो, जहाँ भी किसी न्यायालय में ऐसा कोई डिस्प्यूट चल रहा हो और उस डिस्प्यूट का अगर जो यहाँ निस्तारण होना संभव था तो किसी भी तदर्थ आदेश के आधार पर वहाँ उपशमित हो जाएगा। अब ये जो शब्द है ना कि तदर्थ आदेश, तो तदर्थ आदेश का मतलब हुआ कि जब तक उस मामले में कोई आदेश न किया जाए तब तक वह मामला वहाँ अपने आप उपशमित नहीं होगा, वो चलता रहेगा। 49 में भी बार किया गया है कि अगर जो धारा 4(2) के तहत विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो राजस्व न्यायालय या माल न्यायालय द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का चाहे विचारण हो, चाहे अपील हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे मामले डिस्प्यूट वहीं सुनवाई किए जाएंगे चकबंदी न्यायालय के सामने। अब एक उसमें जो बात आती है कि वो अपवाद क्या है, तो अपवादों को भी गिनाया गया है कि किन मामलों में ऐसा नियम लागू नहीं है। जैसे उसमें खुद उसी धारा में दिया है कि पुनर्विलोकन किया जा सकता है, कहीं ऐसा पुनर्विलोकन के लिए उसमें मनाही नहीं है। अन्य भी है, इंजंक्शन के लिए भी किया जा सकता है, कोई पारिवारिक सेटलमेंट है उसके लिए किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि क्या वो प्ली ले सकता है, तो नहीं ले सकता है, क्योंकि वहाँ तदर्थ आदेश की बात कही गई। जो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि सिविल कोर्ट में इस बात का आवेदन किया गया कि वहाँ उपशमित हो जाए इस मामले का, तो ऐसा नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, जब तक कि यहाँ पे इस तरीके का कोई आदेश न दिया गया हो। और इस तरीके का बात कहा गया था रामचरित्र सिंह बनाम उप संचालक चकबंदी आजमगढ़ के मामले में। इसको देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया केस है। इसमें कहा गया था कि धारा 5 की उपधारा 2 में यह विधान किया गया है कि धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति जारी होने पर विज्ञप्ति के संबंध क्षेत्र के संबंध में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि पर प्रारंभिक अपील या अविदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समझ विचाराधीन अभिलेख के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकार या स्थल के प्रख्यापन के संबंध में प्रत्येक वाद और कार्रवाई का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जा सकती है या की जानी चाहिए, प्रख्यापन या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्रवाई का उक्त न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्रवाई विचाराधीन हो तदर्थ आदेश देने पर उपशमन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तदर्थ आवेदन देने पर उपशमित हो जाएगा, आदेश देने पर। अब पुनः करें कि धारा 5(2) ये में किए गए विधान से स्पष्ट है कि किसी वाद या कार्रवाई के उपशमन के लिए संबंधित न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा तदर्थ आदेश पारित करना आवश्यक है। किसी भी प्रारंभिक अपील अवदेश सुनने वाले या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी या न्यायालय के समझ विचाराधीन वाद का या कार्रवाई का इस अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति जारी होने पर अपने आप उपशमित नहीं होगा। यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी को किसी वाद या कार्रवाई के किसी प्रकार के माध्यम से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित क्षेत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, अतः परिणाम स्वरूप वाद या कार्रवाई चकबंदी कानून की धारा 5(2)(a) के अधीन उपशमित कर दिया जाना चाहिए, तो संबंधित न्यायालय के उभय पक्ष दोनों पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद उपशमन हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिए। यह विचार की धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति जारी हो जाने पर किसी भी न्यायालय में विचाराधीन वाद या कार्रवाई का धारा 5(2) क के अधीन अपने आप उपशमन हो जाता है, तर्क संगत नहीं है। संबंधित वाद या कार्रवाई के उपशमन हेतु संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। तो इस केस में रामचरित्र सिंह बनाम उप संचालक चकबंदी आजमगढ़ का जो मामला था, इसमें कहा गया अतः प्रस्तुत समस्या में वर्तमान प्रतिवादी द्वारा लिया गया तर्क की सिविल न्यायालय के समझ विचाराधीन वाद या कार्रवाई स्वतः उपशमित हो जाएगा, तर्क चलने योग्य नहीं है, मतलब ये मेंटेनेबल नहीं है, उसको बात को खारिज न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2A है, नगर पालिका के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर का समर्थन निहित वाद से कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भले पूछ रहा है, ये रिपील्ड हो चुका है सन 2001 से, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन का आंसर भी देना जरूरी है, तो या तो ये आपका ये टेस्टिफाई करना चाहता हो कि आप लिखिए पूरा, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं पहले कि ये चूँकि रिपील्ड हो चुका है धारा, बावजूद इसके
जो पहले धारा था वो क्या था, उसके बारे में प्रावधान आप लिख सकते हैं। वर्तमान में यह प्रावधान नहीं है, किसी अध्यक्ष को प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। यह धारा 87A जो है रिपील्ड हो चुका है। अब जो प्रक्रिया है, इसमें प्रक्रिया ये है कि किसी भी अध्यक्ष को या सदस्य को हटाने के लिए 1/2 सदस्यों से अन्यून कोई भी व्यक्ति लिखित उसमें हस्ताक्षरित इस बात का आवेदन 2 सदस्यों के माध्यम से जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और जिला अधिकारी इस विषय पर बैठक बुलाने के लिए आहूत करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा, जो 30 दिन से 35 दिन के भीतर का होगा। माने 30 दिन से कम का नहीं होगा और 35 दिन से अधिक का नहीं होगा। साथ में वो प्रक्रिया में जो नोटिस होगी वो प्रकाशित की जाएगी और प्रत्येक सदस्य को कम से कम जिस दिन बैठक है उसके 7 दिन पहले ही सबको इस बात का रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी एक प्रति भेज दिया जाएगा। उसके बाद से जो आगे की प्रक्रिया इसमें बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट जो होंगे वो एक जिला न्यायाधीश के यहाँ, जिला न्यायालय के यहाँ, जो उस एरिया के जो भी जिला न्यायाधीश होंगे, एक एप्लीकेशन देंगे कि अध्यक्षता करने के लिए कोई वैतनिक जो है सिविल न्यायिक अधिकारी जो भी हो उसको उस दिन बैठक में अध्यक्षता के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाए और जिस व्यक्ति को जिला अधिकारी महोदय के आवेदन पर जिला न्यायाधीश महोदय नाम निर्दिष्ट करेंगे उसकी अध्यक्षता करेगा। उस समय पे करेगा जिस समय पे डेट और टाइम दिया गया है, लेकिन ये भी कह रहा है कि किन्हीं कारणवश यदि उस समय पे उनका करना संभव नहीं है तो आधे घंटे पहले इस बात की सूचना सबको मतलब बैठक जो भी है स्थगित होने का ये सूचना सबको दे दी जाएगी और ये सूचना जो है 15 दिन के आगे का नहीं होगा। मतलब जो बैठक होगी नेक्स्ट वाली बैठक, ये स्थगित वाली, उसके बाद 15 दिन के आगे का नहीं होगा और पुनः जो प्रक्रिया जो सूचना देने की थी प्रॉपर वे में उस तरीके से सूचना नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको भी विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी, गजट किया जाएगा समाचार दैनिक समाचार पत्र में। अब जिस दिन बैठक होगा उस दिन क्या होगा तो ये करेगा कि 3 घंटे चर्चा किया जाएगा, प्रस्ताव पढ़कर सुनाएंगे जो अध्यक्ष महोदय होंगे, जो पीठासीन न्यायिक अधिकारी जो आएंगे वो प्रस्ताव पढ़ेंगे, उस पर वोट करने का उनको राइट नहीं होगा, चुपचाप सुनेंगे पक्ष और विपक्ष के तर्कों को, चाहे उसमें पास किया जाए या न किया जाए। 3 घंटा समय व्यतीत हो जाने पे मान लिया जाएगा कि चर्चा समाप्त हो गया है और उस 3 घंटा के पश्चात उसमें जो भी निर्णय होगा, एक तो निर्णय ये होगा कि प्रस्ताव पारित नहीं किया गया या गणपूर्ति नहीं हुई, तो उस स्थिति में क्या होगा कि पुनः 2 साल बाद वो फिर से प्रस्ताव लाने की ही अनुमति दी जाएगी, वो उसके बीच में 2 साल के अंदर नहीं लाया जाएगा। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तुरंत इस बात की सूचना 3 दिन के भीतर उस अध्यक्ष को दिया जाएगा और अध्यक्ष फिर 47A के तहत अपना त्यागपत्र दे देगा। माने आकस्मिक रिक्ति मान ली जाएगी, उसको त्यागपत्र दे देगा, नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि 7 दिन बाद उसका त्यागपत्र हो गया। तो ये प्रक्रिया है, जबकि ये रिपील्ड हो चुका है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2B, कह रहा है कि UPZA एक्ट के प्रवर्तन में आने के बाद पति अपने पीछे विधवा तथा एक अवयस्क पुत्र छोड़कर मर गया। अवयस्क पुत्र अधिनियम, देखिए UPZA एक्ट के तहत पूछ रहा है, जबकि आज के डेट में हम लोग का जो सिलेबस है वो राजस्व अधिनियम है और राजस्व अधिनियम में धारा 107 से लेकर के 115 तक व्यवस्थाएं दी गई हैं कि कैसे किसी व्यक्ति के संपत्ति का उसके मरने के बाद न्यागमन होता है। 107 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भूमिधर हो, असामी हो, सरकारी पट्टेदार हो, अपना वसीयत कर सकता है। वसीयत करने का उपधारा 2 में बताया गया है कि वही नियम लागू होंगे जो उसके मामले में चाहे अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो। धारा 98 और 99 में जो धारा में बात कही गई है वही नियम लागू होंगे। असामी के बारे में कहेगी कि असामी वसीयत नहीं कर सकता है और जो भी वसीयत होगा वो लिखित में होगा, रजिस्टर्ड होगा, इस तरीके की बात कही गई है और बाकायदे 2 गवाहों के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। 8 में कहा गया कि यदि कोई पुरुष निर्वसीयत मरता है तो क्या होगा। धारा 9 में बताया गया है, 10 में बताया गया कि कोई स्त्री निर्वसीयत मरती है तो क्या होगा। तो इसमें पुरुष की बात कही है तो पुरुष में कॉलम में यही है कि पहले कॉलम में विधवा को मिलेगा, फिर उसके बाद से पुत्र और पुत्री जो होंगे सबको बराबर बराबर अंश बटेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें कह रहा है कि प्रवर्तन के आने के बाद पति अपने पीछे विधवा तथा एक अवयस्क पुत्र को छोड़कर मर गया, तो वही है कि 1/2 अंश प्राप्त करेगा।
तो इस तरीके से आंसर इसका पूर्ण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के क्षेत्र तथा सीमाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए आईपीसी की धारा 96 से लेकर के धारा 106 तक में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और धारा 96 में सीधे सीधे ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर का किसी कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया जाता है, ये धारा 96 में कहा गया है, यानी कि वो अपराध नहीं होगा। बाकी के धाराओं में विस्तार किया गया है कि कहाँ तक उसका विस्तार है प्राइवेट प्रतिरक्षा का। तो जो धारा 97 है, 97 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे अपने शरीर का हो चाहे किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का हो, वो प्रतिरक्षा करने के लिए अधिकारी होगा। उपधारा 2 में धारा 97 का कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो चोरी करता हो, चाहे लूट कर रहा हो, चाहे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, चाहे आपराधिक अत्याचार कर रहा हो, तो वह चाहे उसकी अपनी संपत्ति हो या किसी अन्य की संपत्ति हो, उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा, जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति है तो उसकी प्रतिरक्षा करने का अधिकारी होगा। 98 में कह रहा है कि यह अधिकार जो है उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है जो कि उनको खुद संरक्षण मिला हुआ है सामान्य अपवादों के तहत। जैसे मान लीजिए कोई 7 साल के कम उम्र का बालक हो, कोई विकृत हो, या कोई अनसाउंड माइंड हो, या कोई इस तरीके की समय और समझ की अपरिपक्वता रखता हो, तो उसको जहाँ वहाँ छूट है, लेकिन वो भी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसको भी, उसके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट है, ये धारा 98 कह रहा है। अब धारा 99 ये कह रहा है कि कोई ऐसा कार्य है जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, तो उसमें 4 क्लास दिए गए हैं। पहला क्लास कह रहा है कि यदि कोई लोक सेवक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है तो तब तक उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा जब तक कि कोई मृत्यु या घोर उपाधि न कारित की जाए। यही बात उपधारा 2 में भी कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसके निर्देश पर, यानी कि लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य कर रहा है, तो उसके विरुद्ध भी तब तक प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं उत्पन्न होगा जब तक कि उसका परिणाम घोर उपाधि या मृत्यु न हो। उसके बाद से उपधारा 3 इसका कह रहा है कि कोई लोक प्राधिकारियों का सहायता कर रहा है, तो उस सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, तो उस वजह से भी यदि सहायता प्राप्त कर सकता है तो उसको सबसे पहले सहायता प्राप्त करना होगा, न कि प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करना होगा। और आखिरी में उपधारा 4 ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जो प्रयोग करेगा उतने से अधिक का प्रयोग नहीं करेगा जितनी की उसकी ज़रूरत है। यानी कि अगर जो किसी को एक झापड़ मारने से उसका प्रतिरक्षा हो सकता है तो उसको गोली नहीं मारा जा सकता। यानी कि जितना ज़रूरत है उस प्रयोजन से, उसको निवारित करने के प्रयोजन से उस अपराध के, उतने ही प्रतिरक्षा का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा जितनी की करना आवश्यक है। अब धारा 100 में पहले 6 क्लास थे, अब 7 क्लास हो गए हैं कि किन मामलों में एक व्यक्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु कारित करने तक का विस्तारित है। इसी तरीके का धारा 103 में है कि किसी संपत्ति के अभिरक्षा प्रतिरक्षा करते वक्त भी मृत्यु कारित किया जा सकता है, तो ये बात कही गई है। तो जो धारा 100 में गिनाए गए हैं 7 तरह के जो अमेंडमेंट के माध्यम से आया, 7वां जो है एसिड अटैक से संबंधित, उसके पहले जो 7 हैं 6 हैं, तो पहले में तो यही कह रहा है कि अगर जो किसी प्रकार का ऐसा चोट पहुंचाया जा रहा है जिसका परिणाम या तो घोर उपाधि हो या मृत्यु हो, तो उसमें आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु कारित करने का विस्तार हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यदि कोई इस प्रकार का हमला है जिसका परिणाम जो है घोर उपाधि हो सकता है, तो उस तरीके का, मतलब जैसे ये दोनों की बात हमने कह दिया एक साथ, पहले वाले में जिसका परिणाम मृत्यु कारित करने तक का होगा, दूसरे में घोर उपाधि कारित करने तक का होगा, तो उसमें उसको अधिकार है कि उसका विस्तार रहेगा मृत्यु कारित करने तक का। तीसरा इसमें कह रहा है कि कोई किसी के खिलाफ रैप कर रहा है, बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है या कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसके मृत्यु कारित करने तक का विस्तार होगा। या उसके बाद दिया है नेक्स्ट में, कोई प्रकृति विरुद्ध कोई अपराध कारित किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी हो सकता है। 5वां इसका कह रहा है कि कोई व्यपहरण करने के आशय से किया गया कोई हमला है, तो उस, देखिए ये सब कुछ है धारा 99 के निर्बंधों के अधीन रहते हुए है, जो भी विस्तार ये दिया जा रहा है धारा 99 को बंधों के अधीन रहते हुए है। उसके बाद धारा 100 का जो धारा 6 है ये कह रहा है कि
कोई इस आशय से हमला कर रहा है कि उसका सदोष परिरोध किया जाए और उसको छुड़ाने में युक्त जो है आशंका है कि छुड़ाने में जो प्राधिकारियों हैं उनकी सहायता नहीं ली जा सकती है, तो उसमें जो कुछ भी प्रयोग किया जाएगा हमले का प्रतिरक्षा के रूप में, तो उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होगा, जो कि ऊपर के वर्णित मामलों में उस तरीके का विरोध करने में शामिल होता है। जैसे विरोध करते वक्त पता चल रहा है कि उसको युक्त मृत्यु की आशंका हो जाए या उसको घोर उपाधि कारित करने की आशंका हो जाए, तो वो मृत्यु कारित करने तक का विस्तार होगा। आखिरी में 7वां है, सन 2013 में संशोधन किया गया था इसको कि एक या तो किसी के खिलाफ एसिड अटैक किया जा रहा है या प्रयास किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होगा। अब धारा 101 में कह रहा है कि कोई भी जो अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है वो धारा 99 के बंधुक का अधीन रहते हुए ही उसका मृत्यु कारित करने से भिन्न कोई किया जा सकता है चोट। हालांकि वो धारा 4 में 99 के ऐसा बात कहा गया, लेकिन फिर यहाँ पे रिपीट है कि अगर जो कोई ऐसी प्रयोग करते वक्त, प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते वक्त अगर जो आप हानि करने का उतना ज़रूरत नहीं है तो उतना नहीं प्रयोग किया जाएगा, उतने ही सीमा तक किया जाएगा जितना की ज़रूरत है। अब धारा 102 में कह रहा है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो कब ये प्रारंभ रहता है, कब बना रहता है? तो ये जो ही मन में आशंका पैदा हो गया तब से बना चालू हो जाएगा और तब तक बना रहेगा जब तक कि उसको आशंका है, जो उपरोक्त की धाराएं दी गई हैं पहले। अब 103 में जो बात कही गई है वो 103 में संपत्ति से संबंधित है कि कब संपत्ति के विरुद्ध यदि कोई अपराध किया जा रहा है तो उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होगा। तो इसमें कह रहा है पहला कोई यदि लूट है, दूसरा रात्रिगृह भेदन है, तीसरा अग्नि द्वारा कोई रिष्टि है, उसके अंतर्गत तंबू जलयान या कोई इस तरीके का है जो मानव आवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है। चौथा कह रहा है कि चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार हो रहा है। और इन सब का जो कुछ भी ऊपर गिनाया गया उसमें युक्त आशंका है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगी। मतलब ये जो कुछ भी इसमें गिनाए गए अपराध है, अगर इस अपराध में इसका विस्तार इस तरीके का है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं किया गया तो उसका परिणाम क्या होगा, घोर उपाधि होगी या मृत्यु होगी। तो उसमें इस तरीके का किया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 103 में जो चौथा है उसको भी संशोधन किया गया है और जोड़ा गया है। तो इसमें कहा गया कि शासन या किसी स्थानीय प्राधिकारी या शासन के स्वामित्व व नियंत्रण में का कोई निगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई या उपयोग के लिए आश्रित किसी संपत्ति को या भारतीय रेल अधिनियम की धारा 3 के खंड 4 में यथा परिभाषित को रेलवे या रेलवे स्टोर से संबंधित या मोटरयान की धारा 2 के खंड 33 में था परिभाषित कोई परिवहन वाहन को रिष्टि पहुंचाता है तो उस या कोई यूपी अधिनियम संख्या 29 की धारा जो है 2 के तहत भी इसको प्रभावी किया गया है कि इसमें अगर जो कोई इस तरह की के रिष्टि पहुंचाता है तो उसमें भी उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होगा। अब जो धारा 104 कह रहा है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित करने तक का कब होगा। मतलब अगर जो उसका प्रयोग धारा 99 को बंधों के अधीन रहते हुए ही करना है या कोई कम अगर जो उसको बल प्रयोग करके ही प्रतिरक्षा किया जा सकता है तो कम बल प्रयोग करके उसका प्रतिरक्षा किया जाएगा, धारा 104 में कहा गया है। और 105 में कह रहा है कि संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कब प्रारंभ होगा, कब बना रहेगा। तो इसमें भी वही है कि जब आशंका पैदा हो जाए और जब तक वो संपत्ति प्रतिधुत न हो जाए तब तक ये बना रहेगा। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और धारा 106 कह रहा है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। तो वही बात है जो अभी जो हम लोग धारा 98 में पढ़े हैं। अगर जो इस तरीके की भी कोई स्थिति आ जाती है कि अगर जो हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति भी मारा जा रहा है तो वो भी यहाँ पे जायज़ ठहराया जा रहा है। इसका एक जो दृष्टांत है इसको पढ़ देते हैं, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो यह कोई अपराध द्वारा अपराध नहीं होगा। तो इस तरीके से जो धारा 96 से लेकर के धारा 106 तक व्यवस्था दी गई है प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, उसका वर्णन करना था। हम लोग धाराओं का वर्णन कर दिए। चाहे तो आप अमजद खान का मामला जो है उसमें भी दे सकते हैं। उसमें बताया गया था कि कितना प्रयोग किया जा सकता है और कब किया जा सकता है।
एक लिमिट है, उसमें देना हो तो दीजिए, नहीं देंगे तो बेयर प्रोविज़न ही लिखने में आपका काफ़ी समय निकल जाएगा। अन्य क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो जो बातें मैंने कही, जिन जिन धाराओं का मैंने वर्णन किया, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। बेरक जरूर पढ़िएगा, साथ में जिन केसला का मैंने वर्णन किया उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।